कि आज की सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। और आज एक सिंगल सेशन में हम लोग संज्ञा अर्थात हिंदी व्याकरण में नाउन को कंप्लीटली समाप्त कर देंगे। इसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो संज्ञा से आए और आपने पढ़ा ना हो। इसके जस्ट बाद शाम के टाइम में आपको इसकी एमसीक्यूज कराए जाएंगे अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनकी सीरीज को आप जरूर देखिएगा। वहां पे 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम का आप जवाब देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आप जवाब देंगे आपका सिलेक्शन उतना ही नजदीक आ जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला संज्ञा होती क्या है। एक पूरी डेफिनेशन लिखी है, बहुत बड़ा गाथा लिखा है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं अर्थात सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आप क्लास 4th में भी पढ़ी होगी, 5th में पढ़ी होगी, 6th में पढ़ी होगी, 7th, 8th, 12th तक तो आपने पढ़ी होगी अगर हिंदी होगा। इससे थोड़ी अलग परिभाषाएं होंगी, पर क्या इसी परिभाषा के बल पे हम पूरी संज्ञा समाप्त कर सकते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, परिभाषा आप समझ लीजिएगा, पर मैं एक लाइन लिखता हूं। नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किनको बेटा संज्ञा कहते हैं? नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बस ये एक लाइन बेटा लिख लो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पूरी तरह संज्ञा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। हर वो शब्द जिससे हमें नाम का बोध हो या नाम का ज्ञान हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? संज्ञा बोल देंगे। नाम किसी का भी हो सकता है वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है वो किसी स्थान का नाम हो सकता है वो किसी राज्य का नाम हो। जैसे आप धीरे धीरे सीधे जा रहे थे और आपने एक बड़ा सा पर्वत देख लिया, पहाड़ देख लिया, इस पहाड़ का किसी ने नाम हिमालय रख लिया। तो जब कहीं भी हिमालय आएगा तो हिमालय में क्या होगा? हिमालय में संज्ञा होगी। आपने एक मानव देखा, उस मानव को किसी ने सुरेश नाम से बुला दिया, तो ये सुरेश क्या कहलाएंगे? ये सुरेश संज्ञा कहलाएंगे। अब संज्ञा को पहचानने के लिए अलग अलग व्याकरण विदों के अंदर अलग अलग मतभेद हैं। जैसे जो आधुनिक व्याकरणविद हैं वो मानते हैं कि संज्ञा के 5 प्रारूप हैं। जो पूर्व व्याकरणविद हैं कामतानाथ प्रसाद गुरु जी, वो मानते हैं कि संज्ञा के 3 भेद हैं। क्या बेटा? संज्ञा के भेद को लेकर लगातार अपवाद क्रिएट है। आधुनिक, देखो बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा है, सीधे से पूछेगा, आधुनिक व्याकरणविद संज्ञा के कितने भेद मानते हैं? कितने बेटा? आधुनिक व्याकरणविद संज्ञा के कितने भेद मानते हैं? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखेंगे 5। क्वेश्चन ये पूछ ले संज्ञा के कितने भेद होते हैं और 3 या 5 में से कोई एक दिया हो तो कोई भी एक लगा देंगे। अगर संज्ञा के कितने भेद होते हैं और 3 और 5 दोनों दिए गए हैं तो ऐसी कंडीशन में आप 5 लगाएंगे। क्वेश्चन अगर पूछ ले कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग, कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब उस दशा में आप 3 लगाएंगे। तो 3 और 5 का खेल समझ में आ गया। अगर संज्ञा के भेद पूछे गए हैं और 3 5 में से केवल एक ही ऑप्शन में है तो उसको लगाएंगे, दूसरे को भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों दिए गए हैं और पूछा गया है क्वेश्चन कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो फिर हम लोग 5 लगाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम लोगों को 3 ही लगाना पड़ेगा। ये बात समझ लेना और ध्यान से ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं। अब कामतानाथ प्रसाद गुरु जी मानते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक के अंदर रखते हैं। वहीं जो आधुनिक व्याकरणविद हैं वे मानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इस तरह से कुल 5 संज्ञाओं को पढ़ते हैं। अब एक एक संज्ञा को डिटेल में देखते हैं और फिर समझते हैं क्या क्या इश्यूज है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की चर्चा कर ले तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। किनका नाम होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब केवल व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि स्थान, वस्तुओं सभी से है। जिसके भी नाम का उच्चारण कर दिया जाए, उल्लेख कर दिया जाए, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे बेटा ध्यान रखना, व्यक्तियों का नाम हो, देशों का नाम हो, महीनों का नाम हो, पर्वतों का नाम हो, महासागरों का नाम हो, धार्मिक ग्रंथों का नाम हो या ऐतिहासिक घटनाओं का नाम हो, अगर किसी का एकल रूप से नाम आ रहा है तो उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे किया जाएगा। और एक पॉइंट याद रखना,
व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। ये भी क्या बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। ये पॉइंट्स और ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉइंट्स से रिलेटेड गलतियां पूछी जाती हैं, मिस्टेक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान रखो कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसे कार यातायात का साधन है किंतु यातायात नहीं, कार एक माध्यम किंतु कारण एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, ये बात गलत है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कार में। कुर्सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, टेबल व्यक्तिवाचक संज्ञा, श्याम व्यक्ति का नाम, राम व्यक्ति का नाम, दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, मुंबई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अगर किसी पहाड़ के नाम की चर्चा कर ले, जैसे हिमालय, अल्पस पर्वत, सतपुरा की पहाड़ियां, महासागरों की चर्चा कर ले, महासागर, हिंद महासागर, काला महासागर, लाल सागर, महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अंग्रेजी के पढ़ेंगे तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, हिंदी में भी याद रखना पड़ेगा। इनका भी प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से आगे जातिवाचक की चर्चा करेंगे। तो जातिवाचक को बेटा कॉमन नाउन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात किसी भी जाति का बोध हो रहा हो, या यहाँ पे की फैक्टर और लिख लेना, किसी पेशे या व्यवसाय का बोध हो, किसी पेशे या व्यवसाय का बोध हो, या रिश्तों का बोध हो, रिश्तों के नाम का बोध हो, तो इन दशाओं में सदैव जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी जातिवाचक संज्ञा? किसी पेशे का नाम हो, किसी व्यवसाय का नाम हो, किसी रिश्तों का नाम हो, वहां पे जातिवाचक संज्ञा होगी। साथ ही साथ अगर किसी जाति या कम्युनिटी की बोध कर ले तो भी उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के कामतानाथ प्रसाद गुरुजी दो भेद मानते हैं, वरना इसे अलग अलग भी पढ़ा जाता है, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा आपसे पूछेगा तो द्रव मतलब मटेरियल, जब कभी किसी पदार्थ के नाम का बोध हो। संज्ञा से तो आपको पता चल गया ना कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा सदैव उसे कहते हैं जहां पे किसी के भी नाम का बोध हो, या नाम बोधक शब्द सदैव संज्ञा कहलाते हैं। अब अगर संज्ञा के नाम का किसी द्रव मटेरियल के नाम का बोध होगा तो उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव में जैसे सोना, चांदी, घी, जेवर इत्यादि हो सकते हैं। जैसे घी भोजन की सामग्री है, चावल भोजन की सामग्री है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। राम के पास 2 किलो सोना है। अब यहां पे बेटा क्या हुआ? एक तो राम संज्ञा हो गई, दूसरा सोना संज्ञा हो गई। 2 किलो क्या हो गया? विशेषण हो गया। इस तरह से बेटा ध्यान रखना। इसी के साथ जब द्रव्यवाचक संज्ञा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें आ जाता है समूह या समुदाय सूचक। समूह या समुदाय का मतलब क्या है? यहां पे सिर्फ गोल्ड से नहीं, जितने भी, जैसे आपसे गेहूं पूछ दे, आपसे चाय बोल दे, आपसे पानी बोल दे, जल बोल दे, या कुछ भी बोल दे, अगर वो द्रव्य है, मटेरियल है, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसे ही समुदाय या समूहवाचक की चर्चा कर ले तो समुदाय या समूहवाचक के बारे में चर्चा करना, ध्यान से समझना। यहां पे किसी एक का बोध नहीं, बल्कि उसकी पूरी कम्युनिटी का बोध हो रहा होगा। जहां पे किसी के कम्युनिटी का बोध हो, किसी समुदाय का बोध हो, वहां क्या होगा? वहां पे होगा समुदायवाचक, समूहवाचक या समुच्चयवाचक संज्ञा। जैसे सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग। इन सभी के डिटेल एग्जाम्पल के 50 क्वेश्चन शाम 4 बजे के सेशन में करेंगे, तो 4 बजे के सेशन से जुड़ना मत भूलिएगा। वहां से जाके आपकी डिटेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग बेटा इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोगों को बेटा ये वाला सेशन की डिटेल एक दिन बाद मिला करेगी, 1 डे आप लोगों को डिले रहेगी। जो लोग एप्लीकेशंस पे देख रहे हैं उनको बेटा तुरंत क्विक फॉर्मेट में मिला करेगी, जैसे बताया गया वैसे ही आप लोगों को मिल जाएगी। और दूसरी बात बेटा, एप्लीकेशंस पे अगर आप बैच ले लेंगे तो थोड़ा सा हमारा बेनिफिट्स हो जाएगा। इन सब चीजों के स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीजों को सुधार हो जाएगी। कौन कौन से बैचेस लॉन्च है ये आपको बता दिया गया था, एक बार और रिपीट कर देता हूं। जैसे होमगार्ड हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, स्टेनो का बैच हो गया, लेखपाल का बैच हो गया, ये बैच अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। अब बेटा इसके साथ ध्यान रखते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा देखो, अभी कुछ दिनों बाद हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। जब विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषण और भाववाचक संज्ञा में थोड़ा सा कभी कभी कोलिजन हो जाता है, अपवाद की कैटेगरी आ जाती है, तब जाके आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो बड़ा आसान रहेगा। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी के भाव, अवस्था, गुण, धर्म, दशा इत्यादि का जहां बोध हो,
वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। जहां पे किसी की अवस्था, किसी के गुण, किसी के दोष, किसी के धर्म, किसी की जाति आदि का बोध हो जाए, वहां पे क्या होती है, वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा, ये सारे के सारे भाववाचक के एग्जाम्पल है। भाववाचक के एग्जाम्पल को थोड़ा सा और अच्छे से समझे तो बेटा ये भी ध्यान रखना है, जैसे, अच्छा ये आ रहा है, एक सेकंड, ठीक है बेटा, ये चीज पहले बता दिया करो। अब जैसे भाववाचक संज्ञा में जब कभी स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा में कोई प्रत्यय लगाते हैं तो प्रत्यय लगाते ही वो विशेषण बन जाता है, ये भी ध्यान रखना बेटा। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा क्या है, जैसे सुख, दुख, रोग, प्रेम, मोही इत्यादि, जब कभी भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा दें तो वह विशेषण बन जाता है, ये लाइन याद रखना। और इस बारे में विशेषण की क्लास में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जैसे ही डे 1 की क्लास है तो डे 1 की क्लास में सब कुछ सही लगता है, डे 2 की क्लास से उसी के अपवाद बनना स्टार्ट होते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे हिंदी में भी आगे की चर्चाएं प्रारंभ होंगी वैसे वैसे इसके अपवाद और बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं दुलार, दुलार शब्द तो भाववाचक है, इसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया दुलारी। दुलारी क्या है, एक विशेषण हो गया। क्रोध तो भाववाचक संज्ञा है पर ई शब्द लगा दे तो बन गया क्रोधी। क्रोधी मानव, मतलब मानव की विशेषता बता रहा है कि वो क्रोध से भरा हुआ, वहां विशेषण बन जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा में ई शब्द लगाने से वह क्या बन जाता है, वह विशेषण बन जाता है। इसी तरह से एक चीज और याद रखना बेटा जो आपको और अच्छे से याद रखने योग्य है, जैसे क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, आप बेटा सबसे पहले ध्यान रखना क्रियार्थक संज्ञा क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब कभी किसी शब्द में संज्ञा का या कर्ता का बोध ना हो, कर्ता का मिश्र हो या कर्ता ना हो, उस दशा में कभी कभी क्रिया भी कर्ता का कार्य करती है और ऐसी स्थिति में क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे पढ़ना, हम व्यक्ति पढ़ना विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है, यहां अच्छा यहां तो विद्यार्थी दिया गया, पढ़ना उपयुक्त है, ये जैसे एक सेंटेंस दिया गया, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पढ़ना उपयुक्त है। ये ज्यादातर क्रियाएं आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस में देखने को मिलेंगी। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पढ़ना अच्छा काम है, नाचना चाहिए, लोगों को नाचना चाहिए। ये जितने भी सेंटेंस हुए जहां पे संज्ञा के, जहां पर क्रिया ही कर्ता का कार्य कर रही है तो उस दशा में क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा का भेद दे देंगे। और एक चीज बेटा ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल याद रखना। अच्छा ये बताओ मिश्रा जी ये क्या शब्द है, ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या कौन सा शब्द है। अब बेटा ध्यान रखना हम लोगों ने पढ़ी थी कम्युनिटी के बारे में, मिश्रा जो है ये पूरा का पूरा मिश्रा समुदाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिश्रा क्या है, मिश्रा समुदाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस दशा में ये क्या होगा, ये बेटा होगा जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही बेटा याद रखना गोस्वामी जी, गोस्वामी क्या होंगे, क्या गोस्वामी जातिवाचक संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर केवल गोस्वामी लिख के आ जाए तो गोस्वामी याद रखना, गोस्वामी एक समुदाय की चर्चा कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी की चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी हुआ जातिवाचक संज्ञा। परंतु जहां पर जैसे यहां एग्जांपल एक दिया गया सरदार, सरदार क्या हुआ तो जातिवाचक संज्ञा, सभी शब्दों की बात कर रहे हैं, परंतु सरदार को लौह पुरुष भी कहा जाता है। इस वाक्य में देखो सरदार का प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, अर्थात यहां पे सरदार लेटर जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, यह सेंटेंस दिया गया है। इस दशा में रामायण की रचना गोस्वामी जी ने की है। गोस्वामी जो लेटर होगा ये सभी गोस्वामियों के लिए नहीं प्रयोग किया गया, ये केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए प्रयोग किया गया। इस वजह से यहाँ पे गोस्वामी लेटर भी जातिवाचक ना होके व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे कार्य करेगा। एक चीज ध्यान रखना, लाइन लिखो, जल्दी लिखो बेटा। हिंदी भाषा में सदैव शब्दों का प्रयोग ना होके शब्दों के भावों के अर्थ को समझा जाता है। किसका बेटा, शब्दों का प्रयोग ना होके शब्दों के भावों के अर्थ को समझा जाता है। जैसे
अगर कभी किसी व्यक्ति का प्रयोग किसी समुदाय को दिखाने के लिए किया जाए तो वह व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे हमें जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। विभीषण जैसा मित्र या विभीषण लोग, उसके अंदर विभीषण के गुण हैं। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे हमें जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, तो जयचंद वहां पे कोई जयचंद की तरह नहीं प्रयोग कर रहा, बल्कि जयचंद के गुणों की तरह प्रयोग कर रहा है। जयचंद के गुणों वाले व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। इस दशा में जयचंद व्यक्तिवाचक ना होके जयचंद जातिवाचक संज्ञा और विभीषण व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाएगा। फिर चर्चा करें संज्ञा की पहचान के बारे में। तो प्राणीवाचक संज्ञा तो आप पहचान ही लेंगे और गणनीय संज्ञा भी पहचान लेंगे। हर वह संज्ञा जिसमें प्राण हो, जो जीवित हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा सजीव का बोध कराता है, इसलिए उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, राम, मोहन, सोहन, गोविंद इत्यादि। वहीं जाति अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है, जिनमें प्राण ना हो उन्हें अप्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। मेज, रेल, गाड़ी, पुस्तक, भवन, कार्यालय। और इसी तरह से गणनीय और अगणनीय होता है। गणनीय संज्ञा क्या है, वह संज्ञा जिन्हें हम गणना कर सके, जिनकी गिननी पॉसिबल हो, गिनती पॉसिबल हो, उन्हें गणनीय कहेंगे। और अगणनीय किन्हें कहते हैं, अगणनीय वो संज्ञाएं होती है जिनकी गिनती पॉसिबल ना हो, जिनकी गिनती अज्ञात हो, इन्हें नापा जाएगा। जैसे मित्रता, पानी, दूध इत्यादि। दुश्मनी। अब बेटा जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तो ये बेटा बदलने का आपको पता होगा। भाववाचक संज्ञा क्या रहता है, भाववाचक संज्ञा सदैव किसी की फीलिंग्स, अवस्था, गुण दोष इत्यादि बता रही होती। जैसे युवा में यौवन की अवस्था, तो युवा में अगर अन्य प्रत्यय जोड़ दे तो यौवन बन जाएगा। पुरुष में तो लगाते पुरुष तो बन जाता है, अर्थात पुरुष तो जो है वो पुरुष के अंदर पुरुष तो होने की भावना दिखा रहा है। बालक में बालकपन, दास में दासत्व, छत्री में छत्रित्व का बोध होना। इसी तरह से बेटा सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम से जब कभी भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी तो कैसे बनाई जाएगी, जल्दी बेटा बताओ। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएगी, जैसे अहम, अपना, अपनत्व, निज से निजत्व, सर्व से सर्वत्व, मम से ममत्व, पर से पराया से परायापन, अहं से अहंकार। विशेषण की चर्चा करें तो मीठा में मिठास, मिठाई से मिठाई बन गई, अच्छा से अच्छाई। मतलब अगर प्रत्यय लगा के उसका प्रयोग किसी की अवस्था, गुण, दोष इत्यादि बताने के लिए किया जाए तो वहां पे संज्ञा कौन सी होगी, वहां पे भाववाचक संज्ञा होगी। इस बात को ध्यान रखना, कोई इश्यूज नहीं आएगा। तो बेटा ये पूरा का पूरा सेशन था जहां पे हम लोगों ने चर्चा की। लिंक के बारे में हम लोग कल के सेशन में या बाद में चर्चा करेंगे। अभी बेटा संज्ञा का टॉपिक यहीं पे रहेगा। इसके बाद 50 क्वेश्चन आप लोगों के शाम 4 बजे मिलेंगे और 4 बजे सेशन से जुड़िएगा जहां पे कंप्लीट हम लोग संज्ञा समाप्त कर देंगे। मिलते हैं नए सेशन नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।